हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये राजस्थान जेएलओ के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि वन लाइनर सीरीज़ को हम कर रहे हैं, जो कि सीआरपीसी से हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड है। साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पार्ट सेकेंड है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील कर रखा है। अगर आपको नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसको देखिएगा। साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम ग्रुप। अगर लगता है कि आपके पास ये पीडीएफ भी होना चाहिए तो साथियों आप ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है लॉ विथ रोनित, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ से डेली मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर के आता हूँ, जो कि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी के लिए और साथ ही साथ आपके ये जेएलओ राजस्थान जेएलओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। दोनों के लिए एक एक क्लासेस मैं डेली लेकर के आता हूँ। साथियों, यहाँ पे आज जो मैं डील करने वाला हूँ आपके साथ, ये सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 है। सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 से, तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बात करता है, मीन्स की व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बात करता है। और ये हमको कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो जब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 41 से लेकर के कहाँ से सेक्शन 41 से लेकर के 60 कैपिटल ए तक ये हमको दे करके रखा है। कैपिटल ए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ 60 लिखा है, लेकिन 60 कैपिटल ए तक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरा यहाँ पे 60 कैपिटल ए तक हमारा ये पूरा रेंज दे करके रखा है, और इसी रेंज को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, यहाँ पर बिना देर किया आप देखिए क्या कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो किस किस प्रकार से किस किस कंडीशन में वो गिरफ्तार कर सकता है। तो पहला कह रहा है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, देन वो क्या कर सकता है, वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ पे बी वाले में कह रहा है उद्घोषित अपराधित हो, या फिर यहाँ पे अभी उद्घोषित अपराधी को छोड़िए, मैं फिर से आगे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो पहला तो आपने कंडीशन यहाँ पर देख लिया कि किसी भी प्रकार का असंज्ञेय मामला करता है, पुलिस अधिकारी वहाँ पे उपस्थित है तो वो गिरफ्तार कर सकता है। बी वाले पॉइंट में आप देखिए, ए वाले पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, ये बी वाले को अभी आप छोड़ दीजिए। कह रहा है कि किसी भी प्रकार का अगर रीजनेबल कंप्लेंट मिलेगा, तो क्या मिलेगा साथियों, कोई किसी भी प्रकार का अगर रीजनेबल कंप्लेंट मिलेगा या किसी भी प्रकार का क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रीजनेबल कंप्लेंट मिले या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिले, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी चीज़ मिलता है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी यहाँ पे आपको गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस अधिकारी को यहाँ पे क्या होता है, रीजनेबल क्या होता है साथियों, तो रीजनेबल अगर उसको सस्पिशन भी होता है, किसी भी प्रकार का सस्पिशन होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आपको एट दैट टाइम क्या कर सकता है, यहाँ पे गिरफ्तार कर सकता है। ये पुलिस को पावर यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रखा है। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, ये सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ कर अगर उद्घोषित अपराधी हो, मीन्स कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसको भी पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कर पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करता हो तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और सभी के सभी ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, कि यहाँ से बार बार आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और जेएलओ का जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, कर रहे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम सन 2009 के द्वारा 41 को परिवर्तित कर दिया गया था। मीन्स की जो धारा 41 है, धारा 41 में अमेंडमेंट किया गया था, जबकि धारा 41 को धारा 41 ख, धारा 41 ग और धारा 41 घ नई अंत स्थापित किया गया। ये जो सेक्शन 41 ए दिख रहा है, जो सेक्शन 41 बी दिख रहा है, जो सेक्शन 41 सी दिख रहा है, जो सेक्शन 41 डी दिख रहा है, इसको क्या किया गया है, इसको नया इनकॉर्पोरेटेड किया गया है 2009 के केस के अंतर्गत। 2009 का अमेंडमेंट हुआ था और उसी 2009 के अमेंडमेंट में इन सभी चीज़ों को क्या किया गया था, इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, इन सभी चीज़ों को डाला गया था। और इनका अपना अपना अलग अलग महत्व है। अगर आप बात करेंगे सेक्शन नंबर 41 ए की बात करते हैं, यहाँ पे अलग से आपको बाइफरकेट करके दिया नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 ए में, इसमें क्या बात करता है साथियों,
तो इसमें नोटिस की बात करता है, किसकी बात करता है, सेक्शन नंबर 41A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंसेस की। किसकी बात करता है साथियों, तो नोटिस ऑफ अपीयरेंसेस की बात यहाँ पे करता है। कहाँ पे, तो बिफोर पुलिस ऑफिसर। कहाँ पे साथियों, तो बिफोर पुलिस ऑफिसर। बिफोर पुलिस ऑफिसर के समक्ष यहाँ पे कह रहा है कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, क्या करने के लिए, आप अपीयर होइए हमारे सामने, इसी के लिए सेक्शन नंबर 41 को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 ख कहाँ है आपको प्रोवाइड करके रखा है। तो साथियों यहाँ से इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्शन नंबर 41 क्या कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 41A आपसे कहेगा कि नोटिस फॉर अपीयरिंग बिफोर पुलिस ऑफिसर। यही सिंपल यहाँ पे बात करेगा। हिंदी में अगर आप जानना चाहेंगे तो पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना के लिए सेक्शन नंबर 41 क आपसे कह रहा है। सेक्शन नंबर 41 ख की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस चीज़ की बात करता है, यहाँ पे प्रोसीजर की बात करता है। किस तरह की प्रोसीजर की बात करता है साथियों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अरेस्ट, तो यहाँ पे किसके प्रोसीजर की बात करेगा, तो यहाँ पे अरेस्ट के प्रोसीजर एंड ड्यूटीज़ के बारे में हमसे यहाँ पे बात करता है। सेक्शन नंबर 41 ख की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको इंग्लिश में मैं बताऊं तो यहाँ पे कहा जाता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जैसे कोई भी ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने आता है तो वो क्या क्या किस किस प्रकार का वो तैयारी करके आएगा और कौन कौन सी प्रक्रिया के अकॉर्डेंस में क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। इस तरह से नहीं, बिना प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इसी बात को हम 41 ख को हिंदी में कहें तो कह रहा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मीन्स की क्या प्रक्रिया होगा, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपना एक्यूरेट मीन्स की जो भी उसका ड्रेस होता है, जो पुलिस की वर्दी होती है, वो अपने पुलिस की वर्दी को पहन करके आएगा। ऐसा नहीं है कि घर का पैंट शर्ट पहना और चल दिया किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, नहीं, वो क्या करेगा, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा। और यूनिफॉर्म के साथ साथ क्या होगा, जो उसका बैच लगता है वो बैच भी लगा करके जाएगा कि वो उसका क्या नाम है। साथ ही साथ वो अपना रैंक भी दिखाएगा, जो स्टार के माध्यम से देखने के लिए मिलता है कि वो सब इंस्पेक्टर है या फिर कांस्टेबल है। इस प्रकार से सभी चीज़ों को क्या किया जाता है 41 ख के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर हम 41 ग की बात करते हैं साथियों, और यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार आप फंसते हैं। 41 ग की अगर हम बात करते हैं तो 41 ग में कंट्रोल रूम की बात करता है। अब ये साथियों कहेंगे कि कंट्रोल रूम कहाँ पे होगा, तो मैं कहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। कंट्रोल रूम कहाँ पे होगा, तो इस एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है और एवरी स्टेट लेवल पे होता है। कहाँ पे होता है साथियों, एक तो जिला लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। 41 ग के अंतर्गत यही बताया गया है। और ये इस्टेब्लिश्ड कौन करता है साथियों, तो ये इस्टेब्लिशमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ से डायरेक्ट हिट आपसे करता है और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब 41 घ की भी कहानी आप सुन लीजिए। जब 41 क तक सुन लिए हैं तो अब 41 घ को क्यों छोड़ा जाएगा। 41 घ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 41 घ वाला हमारा जो कहता है मीन्स कि सेक्शन नंबर 41D कहता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। और ये सभी लोगों को पता है क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं 3 ईयर LLB या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप लोगों ने किया होगा। और ये बात आप लोग हर जगह सुनते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे उसके पसंद के अधिवक्ता से जब उसका अन्वेषण होता है तब उसके अधिवक्ता से उसको मिलने का अधिकार, ये राइट प्रोवाइड किया जाता है। और ये राइट हम और आप नहीं दे रहे हैं, ये राइट हमको 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसी 2009 के अमेंडमेंट के द्वारा हमको ये राइट CRPC हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे साथियों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मैंने क्या किया, आपके सामने यहाँ पे डील करने का काम किया। अब थोड़ा सा केस लॉ को भी देख लीजिए कि इसके रेफरेंस में कौन कौन से केस लॉ आते हैं और कौन कौन से केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार के संबंध में विशेष मार्गदर्शन निर्देश किए हैं। अब कौन कौन सा ऐसा केस ला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपनी गाइडलाइन देनी पड़ी है। तो साथियों, जब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से हम डील करते हैं, किससे डील करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे ही अरेस्ट किया आर्टिकल 19 उसका ध्वस्त हो गया, आर्टिकल नंबर 14 उसका ध्वस्त हो गया, आर्टिकल नंबर 21 उसका क्या हो गया, वायलेट हो गया। ये सभी के सभी उसके आर्टिकल क्या हो जाते हैं साथियों, एट दैट जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 21
चला गया, उसका आर्टिकल नंबर 19 चला गया, आर्टिकल नंबर 14 चला गया। और ये सभी के सभी आर्टिकल क्या हैं साथियों? तो ये सभी के सभी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी के द्वारा कर्टेल किया जाएगा तो हम कहाँ चलेंगे? डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं तो डायरेक्ट 226 के अकॉर्डिंग हम कहाँ जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से अगर पुलिस के द्वारा अगर उसको लगता है रीजनेबल कंप्लेंट मिला है, क्या साथियों, पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल कंप्लेंट मिला है, अगर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर क्या हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिला है कि आप क्या है, आप चोर हैं, या फिर आप किसी का मर्डर करके भाग रहे हैं, या कहीं डकैती करके भाग रहे हैं, या कहीं रॉबरी करके भाग रहे हैं, उन कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकता है? सेक्शन नंबर 41 को इस्तेमाल करते हुए आपको अरेस्ट कर सकता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किस प्रकार की गाइडलाइन और किस चीज़ के लिए गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की गई है। साथियों, जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 की, किसकी बात करते हैं साथियों? तो सेक्शन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कई ठो केस लॉ देखने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे एक रेफरेंशियल केस लॉ के तौर पे लिखा है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला लिखा है। साथ ही साथ मैं आपको एक और मामला बताऊंगा, वो कौन सा मामला है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है। ये डीके बसु का मामला है, क्योंकि डीके बसु की गाइडलाइन बहुत फेमस गाइडलाइन है। और ये गाइडलाइन किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है साथियों? तो बाय द टाइम बिंग ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सभी के सभी जैसे जैसा केस लॉ आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और उस केस को क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, और उसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे वो क्या करता है, नई नई गाइडलाइन को देता रहता है। और वो जो भी गाइडलाइन देता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एज अ लॉ के रूप में हमारे लिए बाइंडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे डीके बसु का आप केस देख रहे हैं, जोगिंदर कुमार का केस आप लर्न कर लीजिए, जोगिंदर कुमार का भी केस इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। इसके पास से स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का भी केस आ जाता है आपके पास, जो कि कस्टडी के अरेस्ट के बीच फर्क बताता है। किसकी बात करता है साथियों? तो ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के अगर हम केस की बात करते हैं तो ये क्या बताता है, ये कस्टडी और अरेस्ट के बीच के दोनों का क्या करता है, ये फर्क बताता है कि कस्टडी किसको कहते हैं और अरेस्ट किसको कहते हैं। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। ये बताइए कस्टडी और अरेस्ट में अंतर बताने वाला कौन सा केस ला? तो आप वहां पे कहेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का ये केस था। अब देखिए यहाँ पे डीके बसु के गाइडलाइन में क्या कहा गया था। साथियों, डीके बसु का जब गाइडलाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 पेज के डीके बसु के गाइडलाइन के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ डीके बसु का केस ही आपके लिए लेकर के आऊंगा। देखिए, कह रहा है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्यों की परिभाषित की गई है, जो कि हम लोग सेक्शन नंबर 41A से लेकर के सेक्शन नंबर 41D तक हम लोग देखे हैं। कहाँ तक देखे हैं साथियों? सेक्शन नंबर 41D तक देखे हैं, जिसमें 41B में भी हम लोगों ने देखा है कि जब पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगी तो वो क्या करेगी, वो प्रॉपर अपने ड्रेस में होगी, वो प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में होगी, वो प्रॉपर बैच लगा करके जाएगी। और जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी तो वहाँ पे अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगी, और किसी भी संभ्रांत जो व्यक्ति होते हैं उनसे सिग्नेचर भी वहाँ पे करवाया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है 41 ख के अनुसार गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, मीन्स कि एक मेमोरेंडम, एट दैट टाइम उसको मेमोरेंडम तैयार करना होता है, जो कम से कम एक साक्षी के द्वारा प्रमाणित होगा। क्योंकि एक साक्षी के द्वारा वहाँ पे जाहिर सी बात है, जब अरेस्ट करने जाएगा या तो किसी के घर में जाएगा, किसी मोहल्ले में जाएगा, किसी गाँव में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि खेत में अकेले पाया, अकेले अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इनकाउंटर बस होता है कि अकेले उसको देख करके क्या किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, या कोई भी अगर व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है तो उससे हम क्या कराते हैं, उससे उनको क्या कराना होता है, उससे उसको प्रमाणित कराना होता है, उससे उसको सिग्नेचर कराना होता है। वह साक्षी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उस मोहल्ले का सम्मानित व्यक्ति होगा जो गिरफ्तार की गई है। जैसे कि मान लीजिए अगर गाँव का कोई व्यक्ति है, गाँव के किसी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार से अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, गांव का जो संभ्रांत व्यक्ति होता है, जैसे मुखिया होता है, जैसे गांव का प्रधान होता है, तो उसको बुला करके वहां पे क्या कराया जाता है, वहां पे अटेस्ट करवाया जाता है, वहां पे सिग्नेचर एट दैट टाइम करवाया जाता है। कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, यहाँ पे च लिख दिया है, यहाँ पे साथियों घ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे घ के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों के लिए किसी के भाग जाने का संदेह है। मीन्स कि अगर आपसे कहा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है साथियों, जैसे
आपके पास क्या आता है कि ये भगौड़ा व्यक्ति है। क्या है साथियों, ये भगौड़ा व्यक्ति है, ये प्रोक्लेम्ड अफेंडर है। और उस प्रोक्लेम्ड अफेंडर को भी अरेस्ट करने के लिए क्या दिया जाता है, आपके पास रिक्वेजिशन भेजा जाता है। जैसे रिक्वेजिशन आपको प्राप्त होता है, क्या करते हैं आप उस प्रोक्लेम्ड अफेंडर को भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 41 आप देखिए। बात करते हैं सेक्शन नंबर 42 की। अब सेक्शन नंबर 42 आप देखिए, सेक्शन नंबर 42 आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। साथियों, जब हम एक एक सेक्शन को यहाँ पे डील करते हुए चल रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर 41 को आप लोगों ने पूरा ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 41A, सेक्शन नंबर 41B, सेक्शन नंबर 41C और सेक्शन नंबर 41D को भी आपने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे आप किसको ऑब्जर्व करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करेंगे सेक्शन नंबर 42 को, जिसमें बात क्या कह रहा है, कर अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू नेम एंड रेसिडेंस। अगर मान लीजिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है, एट दैट टाइम अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, लेकिन ना आप नाम बता रहे हैं, ना सही एड्रेस बता रहे हैं, और नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट आपको क्या कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल टाइप का भी ऑफेंस अगर कमिट किया है, मीन्स कि असंज्ञेय अपराध भी कमिट किया है, लेकिन पुलिस अधिकारी को एट दैट टाइम आप अपना नाम नहीं बता रहे हैं, आप अपना एड्रेस नहीं बता रहे हैं, तो भी वो क्या कर सकता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। धारा 42 में देखिए, कर धारा 42 के अनुसार असंज्ञेय अपराध के आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि उसके नाम एवं निवास का पता किया जा सके। और ये डायरेक्ट हमसे सेक्शन नंबर 42 के अंतर्गत दे रखा है। बात करते हैं साथियों आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 43 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। एक प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, धूमधाम से गिरफ्तार कर सकता है। साथ ही साथ एक मजिस्ट्रेट भी होता है, वो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। किसकी बात करते हैं साथियों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। ये लोग भी क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने ही कहाँ पे, अपने ही जुरिस्डिक्शन के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंटीमेशन दे सकते हैं, ओरल इंटीमेशन दे सकते हैं कि आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जाकर के गिरफ्तार कर लेंगे। और ये साफ साफ बातें कहाँ लिखी गई हैं साथियों, तो ये साफ साफ बातें आपको सेक्शन नंबर 43 के अंतर्गत लिखी गई हैं। और ये एक एक सेक्शन यहाँ का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है साथियों, नेक्स्ट कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 से सब क्लॉज 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। और ये अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट आपको कहाँ दे रखा है साथियों, तो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट आपको सेक्शन नंबर 44 में दे रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि ओरल इंटीमिडेशन के द्वारा भी अरेस्ट कराया जा सकता है, और साथ ही साथ किस तरह से हिट एंड रन के द्वारा भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। और सेक्शन नंबर 43 में आप लोगों ने देखा है कि प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा भी लोग क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट करने के बाद अपने घर नहीं लेके जाएगा, उसको संबंधित थाने पर ले जाकर के क्या करेगा, उस व्यक्ति को सौंप देगा। कौन, जो प्राइवेट व्यक्ति भी होगा। और अगर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी अरेस्ट किया जाता है तो वो भी क्या करेंगे, वो भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बुला करके उस व्यक्ति को सौंप देंगे। देखिए सेक्शन नंबर 44 को आप देखिए, कर रहा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करता है। सेक्शन नंबर 44 जो आपका बात करता है वो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, दोनों मजिस्ट्रेटों की बात की जा रही है। या किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कह भी सकते हैं, ये इंटिमिडेशन भी दे सकते हैं कि क्या करो, तुम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो जिसने कि न्यायिक अधिकारिता के अंदर अपराध कारित किया, अगर किसी भी प्रकार से अगर उसने ऑफेंस को कमिट किया है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाया है। और एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, मजिस्ट्रेट ने अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। कह रहा है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अस्थायी अथवा स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मैंने पहले ही ये वर्ड बता दिया कि वो अपने लोकल लिमिट्स में क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट निर्गत करने हेतु सक्षम है को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आपको ये प्रोवाइड करके रखा गया है। और एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको सामने रख रहा हूँ साथियों, ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप
बताइएगा कमेंट करके कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन न बने तो। देखिए कह रहा है संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपनी पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक सहमति न ले ली जाती हो। किसकी बात कर रहा है? सशस्त्र बलों का। इन लोगों को अगर सशस्त्र बलों वालों को अगर गिरफ्तार करना होता है तो क्या करना होता है साथियों? जो आर्म्ड फोर्सेस की बात होता है, जो कि सेक्शन नंबर 45 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है केंद्र सरकार की के द्वारा, अगर इस प्रकार का है तो इनसे क्या लेना पड़ता है? पहले परमिशन लेना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो अभी हमको क्या करना पड़ता है? हमको परमिशन लेना पड़ता है एट दैट टाइम जब हम इनको गिरफ्तार करने जाते हैं। तो ये सिंपल बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 45 में आपको दे रखा है। बात करते हैं स्त्री की गिरफ्तारी, और स्त्री की गिरफ्तारी से पहले आप अरेस्ट हाउ मेड को देख लेंगे। कहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है? तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत प्रोवाइड करके रखा है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। किसकी बात कर रहा है? अरेस्ट हाउ मेड मीन्स कि गिरफ्तार कैसे की जाएगा। एक गिरफ्तार करने की भी तो प्रक्रिया होती है, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 ऑब्जर्व करेंगे और स्पेसिफिकली जब सेक्शन नंबर 46 को हम देखेंगे तो एट दैट टाइम हमको देखने के लिए मिलेगा अरेस्ट हाउ मेड, किस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम सेक्शन नंबर 46 के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, किसकी बात कर रहा है साथियों? असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। ऐसा प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 46 की उपधारा 4 में किया गया है। ये कहाँ पे आपको प्रोविजंस प्रोवाइड कर रखा है साथियों? तो ये जो भी प्रोविजंस आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सेक्शन नंबर 46 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोवाइड करके रखा गया है। और स्पेसिफिकली आप देखना चाहेंगे कि किस प्रोविजंस के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन नंबर 46 सब क्लॉज 4 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस प्रकार का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो उसको ओरल इंटिमिडेशन देगा। पहले कहेगा कि तुम रुक जाओ, हमारे पास तुमको गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट है, तुम रुक जाओ, हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं। पहला काम यही करेगा। क्या करेगा साथियों? उसको ओरल इंटिमिडेशन देगा। अगर वो ओरल इंटिमिडेशन से नहीं मानता है तब वो क्या करेगा? तब वो उसको टच करेगा, और टच करने का मतलब उसको पकड़ लेगा, दौड़ा करके पकड़ेगा। अब किसी भी प्रकार से पकड़ सकता है उसको, या तो वर्ड से अपने पकड़ेगा या फिर एक्शन से पकड़ेगा। वर्ड का मतलब है कि अब उसको जल्दी से पकड़ो, अब वो भागने वाला है, तो इस प्रकार से वर्ड से भी पकड़ सकता है, या फिर ओरल इंटिमिडेशन भी दे सकता है कि तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तुमको गिरफ्तार करने का अरेस्ट वारंट हमारे पास है, तुम गिरफ्तार हो जा। अगर नहीं गिरफ्तार होता है, अगर वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? हिट एंड रन कर सकता है, हिट कर सकता है, उसको पकड़ करके दौड़ा करके भी पकड़ सकता है, और उसके बाद से जिस प्रकार से भी वो गिरफ्तार करना चाहे उस प्रकार से वो गिरफ्तार कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हमको सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं। अब आगे यहाँ पे हम बात करते हैं क्या चीज़ें और प्रोवाइड करके रखी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की वह धारा जो किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करता है। और ये कौन मना करता है साथियों? तो ये बात हमको सेक्शन नंबर 46 का यहाँ पे एक प्रोविजंस हमको प्रोवाइड करके रखा है, और वही प्रोविजंस हमको ये बताता है कि जब कोई भी मेल कैंडिडेट होगा, अगर मेल पुलिस ऑफिसर होगा, वो फीमेल कैंडिडेट को मीन्स कि किसी भी महिला को क्या करेगा? किसी भी प्रकार से अरेस्ट नहीं करेगा। अगर बहुत ज़रूरी होगा तो वो डंडे से क्या कर सकता है? घेरा बना सकता है, डंडे के बल पे वो अरेस्ट उसको कर सकता है, लेकिन टच नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? जब तक कि कोई भी फीमेल कांस्टेबल वहाँ पे एट दैट टाइम, या कोई भी फीमेल पुलिस ऑफिसर वहाँ पे नहीं आ जाती है, तब तक वो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए परंतु भी लिखा है, और मैंने आपको प्रोवाइडेड बता दिया है कि ये क्या है, ये प्रोवाइडेड करके रखा गया है। साथ ही साथ आप आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50। किसकी बात कर रहा है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह उपबंधित करती है कि वह बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार एवं यदि गिरफ्तार जमानती अपराध के हुए हैं तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। जैसे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है। अब क्या पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होता है? पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति को बताएगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास राइट है, और ये किस प्रकार का राइट है? तुम्हें बेल पाने का अधिकार है। और ये बताने का काम कौन करता है? तो साथियों ये बताने का काम पुलिस भाई साहब लोगों के द्वारा ही किया जाता है कि तुम्हें गिरफ्तार अगर तुम हो गए हो तो तुम्हें गिरफ्तारी से बचने का भी
तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास राइट है। और ये किस किस मामले में हमको देखने के लिए मिलता है साथियों, तो एक हमारे पास डी.के. बसु की गाइडलाइन आई थी। किसकी गाइडलाइन आई थी, तो डी.के. बसु की गाइडलाइन आई थी। और डी.के. बसु और जोगिंदर कुमार का गाइडलाइन आया था। उसी डी.के. बसु और जोगिंदर कुमार के गाइडलाइन में हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, जो कि हमको सेक्शन नंबर 50 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह उपबंधित करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई है तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के अनुपालन का प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएगी तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, जिसको जो कि हमारे पास 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें एक रिट होती है हैबियस कार्पस, समावेदन करने के लिए समर्थ बना देवेगी। आगे हम देखते हैं सेक्शन नंबर 53A की बात करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। सेक्शन नंबर 53 क की हम बात करते हैं। 53 क में बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड बाय रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसकी बात करता है, तो एक्यूज्ड जो होते हैं रेप प्रैक्टिशनर। अगर सेक्शन नंबर 53 को हम ऑब्जर्व करते हैं तो कह रहा है कि धारा 53 का बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किए जाने के संबंध में यह धारा संहिता में 2008 में संशोधन करके इसको क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। आगे देखिए, कह रहा बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्थापित किया गया था। ये भी कहा गया था कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका क्या कराया जाएगा, उसका परीक्षण कराया जाएगा। और ये चीज़ हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये हमको सेक्शन नंबर 53 को में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया और यहीं पे हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 को किसकी बात कर रहा है साथियों, तो 54 का गिरफ्तारी व्यक्ति से शिनाख्त का प्रावधान करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो टीआईपी की बात करता है। टीआईपी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे शिनाख्त परेड होता है। किसकी बात करता है साथियों, तो यहाँ पे 54A जो बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करता है। और ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नंगा आदमी है, उसको गिरफ्तार किए, उसके पास ना कपड़ा था, ना घड़ी था, ना मोबाइल था, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, शिनाख्त परेड तमाम तरह की चीज़ों को वहाँ पे किया जाता है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कर रहा है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। यदि पहचान परेड में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति शरीर या मानसिक रूप से अक्षम हो तब पहचान परेड न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में होगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह उपबंध 2013 के संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, जोड़ा गया था। बंदी आगे कर रहा है बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 क में उपबंधित किया गया। अब ये कहाँ पे आपको उपबंध करके रखा गया साथियों, तो ये जो भी चीज़ें आपको उपबंध करके रखा गया है ये सेक्शन नंबर 55 क के अंतर्गत उपबंध करके रखा गया है। और ये बात किसकी कहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पता चल रहा है आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके ले करके आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इतना 3rd डिग्री दे रहे हैं कि वो बेचारा रास्ते में निकल लिया, मर गया, तो उसके आप क्या करेंगे, उसके हेल्थ और सेफ्टी का भी आप क्या देखेंगे, ध्यान देंगे। और इसको सेक्शन नंबर 55A को क्या कहा जाता है, ये हेल्थ वाला सेक्शन कहा जाता है। किसके हेल्थ वाला सेक्शन कहा जाता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के हेल्थ का सेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है 55 क को, जिसको सेक्शन नंबर 55A के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो उसकी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का होगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो धारा 55A के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपके सामने एक एक करके रखता जा रहा हूँ। आगे देखिए, कह रहा है किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में बिना मजिस्ट्रेट की विशिष्ट आज्ञा के बिना इसका उपबंध अधिनियम की धारा 167 किया गया है। 24 घंटे की अवधि से अधिक, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो 24 घंटे से अधिक की बात कर रहा है कि मीन्स कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश ही करना है। कहाँ पे ये बात देखने के लिए मिलता है, तो ये धारा 167 के अंतर्गत मिलता है। 24 घंटे की अवधि से अधिक से निरुद्ध आप नहीं रख सकते हैं, या फिर आप 24 घंटे से अधिक रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा साथियों, उसको हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत माना जाएगा कि आपने उसका क्या किया है, आपने उसका हैबियस कॉर्पस किया गया है। और ये चीज़ें आपको देखने के लिए कहाँ मिल रही हैं, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 57 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है कि 24 घंटे से ज़्यादा आने जाने का समय छोड़ करके आप उसको नहीं रख सकते हैं। उसके पहले आपको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, आपको किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये जो है
जनरल रूल है, आप सभी लोगों को पता है। आगे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये धारा 57 के द्वारा कहा गया है। आगे कह रहा है बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी को दिया जाता है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों सेक्शन नंबर 58 के अंतर्गत इसको उपबंधित किया गया है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है, भारत में किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर रखा है? तो सेक्शन नंबर 60 आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 60 के अंतर्गत आपको देखने के लिए ये मिलता है। ठीक, और 60A की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 60A जो लास्ट सेक्शन है इसका, जिसको भी अमेंडमेंट करके डाला गया है, ये कहता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। जिस प्रकार से कोड में हमारे बताया गया, कोड का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे कोड मीन्स कि हमारे CRPC में जिस प्रकार से बताया है उसी अकॉर्डेंस में आपको क्या करना होता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है। ये नहीं कि CRPC कुछ और कह रहा है, DK बासु का केस कुछ और कर रहा है, जोगिंदर कुमार का केस कुछ और कह रहा है और दरोगा साहब आप हैं तो आप किसी और तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नहीं होगा। जिस प्रकार से कोड में कहा गया है, जिस प्रकार से आपको चीज़ें बताई गई हैं, जिस प्रकार से गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है, उसी के अकॉर्डेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे गिरफ्तार करना है। तो साथियों ये पूरा का पूरा सेशन मैंने आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ, जो कि चैप्टर 5 से था, आपके अरेस्ट से था। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी आता है तो आप डेफिनेटली बताइएगा। इसको और भी एलिब्रेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, आपके सामने एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को रख सकते हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।